हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन पॉलिटी जो कि हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 2024 के पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, और हम लोगों ने एक और टारगेट लिया है आरओ एआरओ के री एग्जाम को। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी इन्हीं दोनों एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहला लेक्चर मैं इसका आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा संविधान का महत्व क्या है, संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान के उद्देश्य क्या क्या थे और संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे संविधान का महत्व क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कथन और कारण के संदर्भ में। कई बार ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी जाती है जिनका जो नॉर्मल टॉपिक से नहीं, जैसे मूल अधिकार से नहीं होंगे, कर्तव्य से नहीं होंगे, राज्य सरकार संघ सरकार से नहीं होंगे, इन टॉपिकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इसकी विस्तृत नॉलेज है तो ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान का महत्व क्या है। संविधान क्या होता है? तो देखिए, संविधान किसी भी देश के लिए सर्वोच्च विधि होती है। एक ऐसी विधि जिसके द्वारा किसी भी देश की किसी भी देश की जो विधियां होती हैं, किसी भी देश का संचालन जो होता है वो उसी सर्वोच्च विधि के अंतर्गत होता है। ये एक ऐसी विधि होती है जिसको विधिक मान्यता प्राप्त होती है। इसे आप विधिक दस्तावेज भी कह सकते हैं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत न केवल दायित्वों का वर्णन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत सरकारों के लिए कुछ निर्बंधन भी दिए जाते हैं, जिससे सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ऐसा ना हो कि तानाशाही बढ़ती जा रही है, अपने कानूनों को लागू कराने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, वो सारी चीजें ना हो। यही बात का जो है ध्यान रखा जाता है संविधान के अंदर। इसके अलावा संविधान में सीमित सरकार की बात की गई है। अब आप लोग कहेंगे सीमित सरकार क्या होती है? सीमित सरकार वो सरकार होती है जो कि शक्तियों का उचित प्रबंधन करे, शक्तियों का उचित प्रबंधन करे और प्रतिबंधों के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, और उनको वो सभी अधिकार प्रोवाइड कराए जो जिनके वो अधिकारित है या जिनका वो हक रखते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। देखिए, संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। सर्वोच्च विधि इन द सेंस, जैसा मैंने आपको बताया, हर देश के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होगा, उसी के अंतर्गत सारी विधियां चलेंगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कानून की अगर हम सिविल कानूनों की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं, तो अब हमारे देश में 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो चेंज हो गए हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता और ठीक है, ये सारे हमारे जो चेंज हुए हैं वो सभी आपके संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीमित सरकार की जो मैं आपसे बात कर रही थी वो क्या होता है? तो सीमित सरकार शक्ति का उचित प्रबंध लगाता है और प्रतिबंधों के साथ औचित्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि जब तक किसी भी देश में संविधान की शक्ति है, कोई भी देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ आम चुनाव थे तो तानाशाही का बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ था कि देश में तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक देश संविधान के हिसाब से चल रहा है, कोई भी सरकार तानाशाही नहीं ला सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं संविधान के वर्गीकरण पे। तो संविधान कितने प्रकार का होता है वो हम देख लेते हैं। तो संविधान 4 प्रकार का होता है। बेसिकली देखा जाए तो 2 प्रकार का ही होता है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटीज की बात करते हैं तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान, तीसरा होता है कठोर या अनम्य संविधान, और चौथा होता है नम्य या लचीला संविधान। तो अगर हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों को लिखित रूप में उपलब्ध कराया गया है, ठीक है, जिनको दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है, वो होते हैं आपके लिखित संविधान। इसके अंतर्गत भारत और अमेरिका का संविधान आता है, क्योंकि ये 2 देश ऐसे हैं जिनके पास लिखित संविधान है। ऐसा नहीं है और देश नहीं है, लेकिन ये 2 प्रमुख देश हैं जिनके अंतर्गत लिखित संविधान है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
ठीक है। इसके अलावा जब हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो ऐसा संविधान जो कि जो कि लिखित रूप में उपलब्ध ना हो, कई प्रथाओं से, रूढ़ियों से, कुछ न्यायिक निर्णय पहले लिए गए थे या रीतियां चली आ रही हैं, उनसे संबंधित जो लॉज बनते जाते हैं, वो सारी चीजें आपके अलिखित संविधान के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि है आपका ब्रिटेन का संविधान। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान के जो प्रावधान चलते हैं वो रूढ़ियों से चलते हैं, प्रथाओं से चलते हैं, न्यायिक निर्णयों से चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान दो तरीके का होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में लिखित बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कुछ प्रावधान अब उसमें लिखते जा रहे हैं, लिखित संविधान बनता जा रहा है, लेकिन अगर हम अलिखित की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कठोर या अनम्य संविधान की, तो ऐसा संविधान जिसके संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो, जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, उस संविधान को हम कठोर संविधान के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे ज्यादा जटिल या कठोर संविधान है, इसे आप अनम्य संविधान भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नम्य या लचीला संविधान की। तो वही बात है कि संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार जिसमें संशोधन करना आसान हो, जटिल ना हो, लचीला हो, तो उसे हम कहते हैं नम्य या लचीला संविधान, जिसके अंतर्गत आपका ब्रिटेन का संविधान आता है, जो कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे सरल या लचीला या नम्य संविधान है। अब आप कहेंगे भारत का कैसा है, तो देखिए भारत का संविधान जो है वो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। क्यों लचीला है? क्योंकि भारत में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो तीन तरीके से दी गई है। पहला है आपका साधारण बहुमत। ठीक है। हम भारत में साधारण बहुमत के आधार पर भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो कि हमें ब्रिटेन की प्रक्रिया के अनुसार लगता है। दूसरा है हमारा विशेष बहुमत। ठीक है। विशेष बहुमत जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जो केवल विशेष बहुमत के आधार पर ही चेंज हो सकते हैं संविधान में। इसके अलावा तीसरा आ जाता है आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है। यानी कि जब तक विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन नहीं होगा तब तक आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत के संविधान को आंशिक रूप से कठोर कहा गया है और आंशिक रूप से लचीला कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं। अब आ जाते हैं संविधान के ऐतिहासिक विकास पर। तो ऐतिहासिक विकास की जो शुरुआत हुई थी, जैसा कि आपको पता है कि भारत में अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया है। ठीक है। बहुत बुरी तरीके से हम लोगों के ऊपर वो बैठ के शासन करते आ रहे थे। और जब हम धीरे धीरे अंग्रेजों के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टाइम आ जाता है 1757 के प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध भले ही कह सकते हैं कि भले ही फेयर युद्ध नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेजों को ने हरा दिया था भारतीयों को, लेकिन जब 1764 का युद्ध यानी कि बक्सर का युद्ध आता है तो वो भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध होता है। और वो ये बताता है कि भारत के ऊपर अब किसका शासन होगा। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो शासन करने का अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को। साथ ही साथ जिस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और शासन करते 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 वो विस्तार करे जा रही थी भारतीय राज्यों का, भारतीय क्षेत्रों का, उसके हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही थी। लेकिन जब हम ब्रिटेन के पक्ष से देखते हैं तो ब्रिटेन में भारतीयों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी, अगर उसे हम अलग तरीके से देखें, यानी कि सरकार से हटकर देखते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा विकसित होते जा रहे थे, अपना विकास करते हुए जा रहे थे। लेकिन अगर हम उसको देखते हैं सरकार की तरफ से, तो सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। वो अपने आप को बता रहे थे कि भाई हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमें ऋण चाहिए, तो सरकार से वो ऋण भी ले रहे थे। इसी को देखते हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वहां के ब्रिटेन के आपके नॉर्थ ब्रुक्स, वो ये आदेश देते हैं, गुप्त समिति बनाते हैं कि भैया जांच करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आखिर चल क्या रहा है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात होती है, जांच की बात होती है, उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व था भारत के ऊपर, वो धीरे 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 करके कम होने लगता है और एक टाइम के बाद यानी कि 1858 के आसपास आते हुए ये पूरा के पूरा वर्चस्व जो है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ऐतिहासिक विकास की जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने आपको ओरली समझा दी है। बाकी ये पीडीएफ जो है मेरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है तैयारी परीक्षा की, इस पे आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं। कल की क्लास की पीडीएफ भी मैंने डाल दी है। इसके अलावा जो पहली हमारी पीवाईक्यू सीरीज चली थी, क्वेश्चन सीरीज चली थी, उसकी भी मैंने पीडीएफ जो है अपने अकाउंट पे अपलोड कर दी है। ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा, तो कृपया करके इसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रमुख प्रावधान होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, 4 जज होते हैं जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 होते हैं आपके अन्य जज। 1773 के एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है। 1784 के एक्ट के बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। ये आपका प्रथम चार्टर एक्ट था और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने चार्टर एक्ट आए थे। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर, यानी कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि हमारे अलावा इस यहाँ पर ब्रिटेन की कोई भी कंपनी व्यापार नहीं करेगी, तो वो 1813 के एक्ट के बाद समाप्त हो गया था। लेकिन चाय और चीन पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जारी थी। इसके अलावा ब्रिटिश मिशनरियों में भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने का भी प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की, जिसके अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि चीन और चाय के ऊपर जो मोनोपोली थी कंपनी की वो भी 1833 में जाकर समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है और प्रथम विधि आयोग का भी गठन होता है। अगला देख लेते हैं, चार्टर एक्ट आता है 1853, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, जिसके अंतर्गत कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और जो बागडोर है कंपनी जो भारत की, वो आ जाती है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया जाता है 1858 में। ठीक है, इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861, जिसमें राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी आपको मिल जाती है। किसको मिल जाती है? भारतीयों को मिलती होगी या ब्रिटिशर्स को? इसका कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दे दिया जाता है। पहले तो विचार करने का ही अधिकार नहीं था, आया पास हुआ निकल गया, आया पास हुआ निकल गया, ये होता था। लेकिन 1892 के बाद भारतीय सदस्य अब बजट पर विचार कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आता है 1909 का भारत सरकार अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुसलमानों को सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन हो गया। ठीक है, इसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम जो सदस्य चुने गए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई और भारत में सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी बना दी गई। यानी कि जहां यहाँ पर केवल मुसलमानों को दिया जाता था, वहां इसका विस्तार करके सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी सांप्रदायिक मताधिकार या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दे दिया जाता है। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है।
अखिल भारतीय संघ सरकार की स्थापना की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग को बनाया जाता है और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। इसी के तहत आरबीआई की भी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें भारत का विभाजन कर दिया जाता है और भारत के सचिव का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका जो ऐतिहासिक भूमि थी आपकी, ठीक है, वो आपका ये ऐतिहासिक विकास आपने देख लिया है रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 तक। अब आ जाते हैं संविधान सभा के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने पहले लेक्चर में बताया था कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होता है। तो वो किस तरीके से हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाई गई थी। इसके बाद 1934 में एम एन राय ने संविधान सभा की मांग उठाई और अंतिम बार यानी कि पांचवी बार अगर हम बात करते हैं तो 1838 में नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा इसका चुनाव जो है जुलाई 1946 में संपन्न हो गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में आया था। क्रिप्स मिशन और भारत आया तब मुस्लिम लीग ने इसे मना कर दिया, यानी कि इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब जाके 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान सभा के गठन को किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के सदस्य 296 थे और अगर देसी रियासतों की बात करते हैं तो 93 इसमें देसी रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का प्रावधान था। ब्रिटिश प्रांतों के बीच 3 प्रमुख समुदायों में आवंटित किया गया था, जिसमें पहला समुदाय मुस्लिम था, दूसरा सिख था और तीसरा था इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, यानी कि मुस्लिम और सिखों को छोड़कर जो बाकी के समुदाय बचते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया गया था और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रांतीय असेंबली में से ही चुना गया था। ठीक है, तो जो भी प्रांतीय असेंबली के थे उन्हीं में से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपके पास कई बार आ चुका है कि 10 लाख लोगों पर एक सीट थी तो कितने लोगों पर एक सीट थी, इस बारे में क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों के लिए वही सारी चीजें लेकर आई हूँ जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फालतू का मैं इतना सारा मटेरियल आप लोगों के लिए नहीं लाई हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना पेपर में जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है। अक्टूबर में आपका पेपर है, दिसंबर में आपका आरओ एआरओ का पेपर है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लिमिटेड सोर्सेज से ज्यादा पढ़ो ताकि आपका पेपर निकले। ज्ञानी मत बनो लेकिन पेपर निकालो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के ऊपर। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में देख लेते हैं। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग को बल दे दिया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। जब हम संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे और वरिष्ठ सदस्य थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एच.सी. मुखर्जी और टी.डी. कृष्णमाचारी की, तो इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ अगर हम इसके उपाध्यक्षों की बात करते हैं तो टी कृष्णमाचारी और एस.पी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है इससे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1946 को मंजूरी दे दी थी। इसने संविधान के स्वरूप में काफी हद तक प्रभावित किया है। वस्तुतः वर्तमान की प्रस्तावना या प्रियम्बल भी कह सकते हैं, उद्देशिका भी कह सकते हैं, वो इसी के ऊपर जो आधारित है। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित किया गया था। भारत के संविधान का स्रोत हमने भारत की जनता को माना है।
समझ रहे हैं आप लोग, किसको माना है? भारत की जनता को। मैं आपको क्यों कह रही हूँ प्रस्तावना के ऊपर है, क्योंकि प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सहमत हुए, यहाँ पे एकत्रित हुए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रावधान थे ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही आपके प्रस्तावना में डाले गए हैं, इसीलिए प्रस्तावना को कहीं कहीं जगह उद्देश्य का भी लिखा आता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो संविधान सभा की बैठक में, संविधान सभा के अगर रूप में बैठक हो रही है तो उस टाइम पे उसकी अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, लेकिन यदि इसकी बैठक विधायिका के रूप में हो रही है तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो जीवी मावलंकर के द्वारा की गई थी। 26 नवंबर 1949 तक यही प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो पास कर दिया गया था, यानी कि पूरा हो चुका था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा संविधान में और भी बहुत सारे काम हुए थे, कौन कौन से काम हुए थे वो देख लेते हैं। तो संविधान निर्माण करने के अलावा निम्न कार्य भी हुए हैं, जिसमें 1949 मई में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को राष्ट्रमंडल के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब एक प्रश्न उठ के आता है कि राष्ट्रमंडल में वो सारे सदस्य आते हैं जो कि जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिरोपित थे या ब्रिटिशर्स उस पर शासन करते थे। उपनिवेशी राज्यों को ही राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया जाता है। तो क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है? जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हम अपने देश में संप्रभु हैं, हमारा जब तक मन करेगा हम राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे और जब मन करेगा हम यहाँ से निकल सकते हैं। यानी कि ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहते हैं या उससे निकल जाते हैं। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था किसी भी देश के संविधान के बनने का। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और लगभग 114 दिनों तक इस पर विचार किया था। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा 26 जनवरी 1950 में दोबारा बैठक हुई और उसमें 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के आधार पर संसद के निर्माण में भारत की अंतरिम सरकार बनाने के रूप में काम किया गया था। ठीक है, तो 2 डेट और याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 जिसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 जिसपे संविधान लागू हुआ था। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि यूपी पुलिस की जो डेट है री एग्जाम की वो भी आ चुकी है, तो वो लोग भी इस क्लास को जरूर देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तो संविधान सभा की कुछ समितियों की बात करते हैं। संविधान सभा की कुल 8 बड़ी समितियां थी, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 12 छोटी समितियां थी। 8 बड़ी समितियों की बात करते हैं तो संघ शासित शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और प्रारूप समिति की अध्यक्षता BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी और इसके अंतर्गत कुछ उप समितियां बनी थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता कृपलानी जी ने की थी। अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता मुखर्जी ने की थी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर जो अध्यक्षता की गई थी उप समिति की, उसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बरदोलई ने की थी। इसके अलावा जो छोड़े गए और आंशिक रूप से क्षेत्र थे उनकी अध्यक्षता AV ठक्कर जी के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति की जो अध्यक्षता थी वो भी यहाँ पर की गई थी। प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। राज्यों के लिए न्याय समिति
राज्यों के लिए जो समिति थी जिसमें राज्यों से समझौता करने की बात की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और संचालन समिति की अध्यक्षता भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं छोटी समितियां। छोटी समितियों की अगर हम बात करेंगे तो पहली समिति है वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। प्रत्यायक या क्रेडेनियंस समिति, जिसकी अल्लादी कृष्णम स्वामी ने की थी। सदन समिति की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता के एम मुंशी ने की। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति मावलंकर जी ने अध्यक्षता की थी। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति की अध्यक्षता एस वरदाचारी ने की थी। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। संविधान सभा के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो नलिनी समिति थी, नलिनी रंजन जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि संविधान के सदस्य नहीं थे, यानी कि सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो समिति थी, छोटी समिति थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद भाषाई प्रांत जब बनता है तो उसकी अध्यक्षता एस के ढर ने की थी, जो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता उषा नाथ सेन ने की थी और नागरिकता पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता वरदाचारी ने की थी, जो कि इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आ जाते हैं मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इसी के यही जो समिति थी या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति थी, इसने ही पूरे संविधान को रूपरेखा प्रदान की थी। 7 सदस्य इसमें थे, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और 7 इसमें सदस्य थे, 6 सदस्य थे, जिसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, जिन्हें के एम मुंशी भी आप कह सकते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी और टी टी कृष्णमाचारी जिन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी। ठीक है, उसके अलावा भारत के संविधान में 3 वाचन हुए थे संविधान सभा के द्वारा, जिसमें पहला वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। इसके बाद हम जब दूसरे संविधान के वाचन की बात करते हैं, वाचन आप याद रखिएगा जब डिस्कशन होता है, ठीक है। तो पहला डिस्कशन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में 1948 में। दूसरा डिस्कशन होता है आपके 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, सबसे लंबा चला था ये, याद रखिएगा। और तीसरा और आखिरी जो वाचन होता है वो होता है 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, याद रखिएगा। ये तीनों ही वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 4 नवंबर से लेके पहला वाचन होता है 9 नवंबर तक, ठीक है, 1948 में। इसके बाद जो दूसरा वाचन होता है वो कब होता है आपका, तो वो होता है 17 अक्टूबर से लेके, ठीक है, आपका होता है ये 14 नवंबर तक, ठीक है, 14 नवंबर 1949 तक ये चलता है, ठीक है। इसके बाद नहीं, ये चलता है आपका 15 नवंबर तक, ठीक है, 15 नवंबर 1948 तक चलता है। और तीसरा जो आपका होता है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और आपका चलता है 26 नवंबर 1949 तक। तो ये जो दूसरा वाला जो आपका वाचन है, जो कि 17 अक्टूबर 1948 से प्राप्त शुरू होता है, ठीक है, 15 अक्टूबर से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, यानी कि इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा टाइम आपका लगा था। अब आ जाते हैं आलोचना की। आलोचना हर चीज की होती है और अच्छी भी होती है, तो क्रिटिसिज्म होना अच्छा होता है, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि मेरी जो ये सारी जो पीडीएफ मैं आप लोगों के सामने अभी पढ़ा रही हूँ, ये सब आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका नाम है तैयारी परीक्षा की। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना में पहला आरोप जो लगा है वो है प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो है वयस्क मत के आधार पर नहीं हुआ था, ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने गए थे।
तो जैसा कि आपको पता ही है कि जिस तरीके से आनुपातिक मताधिकार के द्वारा हो गया था, इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का यूज नहीं हुआ है, एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा यूज हुआ है। तो ये पहली इसकी आलोचना थी। दूसरी इसकी आलोचना है कि ये एक संप्रभु निकाय नहीं है। ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के अनुसार इसको बनाया गया है और उन्हीं के अनुसार दिए गए टाइम पर या दिए गए अनुमति के अनुसार ही सत्र आयोजित किए गए हैं। तीसरी आलोचना है कि समय लेने वाला है, यानी कि आलोचकों ने ये कहा है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है भारतीय संविधान के बनने में। तो सीधी सी बात है, हमने 60 देशों का संविधान जो है वो खकोला है, सारी चीजें पढ़ी हैं, उनमें से हमने चीजें अपने आप के संविधान के अंदर अडॉप्ट की हैं। 1935 से हमने चीजें अडॉप्ट की है, तो पढ़ने में, संशोधन करने में टाइम जाता है, इसीलिए समय लगना लाजमी है। इसके इसमें कांग्रेस का वर्चस्व था, ये बात भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी और शुरू से इस चीज में लगी हुई थी, इसीलिए कांग्रेस का इसमें वर्चस्व दिखाई देता है, जिसके लिए ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। इसके बाद वकील और राजनेता का वर्चस्व था इसके अंतर्गत, क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश जो सदस्य थे वो वकील थे। उन्होंने अपने हिसाब से प्रावधान किए थे और इसी के कारण है कि संविधान में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि टेक्निकल शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से आम नागरिकों के द्वारा संविधान को समझने में दिक्कत होती है और वो जाते हैं सीधे कोर्ट में इसको समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें हिंदुओं का वर्चस्व ज्यादा है। कुछ आलोचक कहते हैं ये हिंदू प्रधान निकाय थी, जिसमें लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा है कि हिंदुओं का निकाय है ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चर्चिल की, तो चर्चिल कहते हैं भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है संविधान की सभा। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्यों पर। ठीक है, हमने आलोचना पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य क्या कहते हैं। तो संविधान के उद्देश्यों को मैं विस्तार से आपको प्रस्तावना या उद्देशिका के समय पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले संविधान में न्याय दे रखे हैं। तो न्याय हमारे संविधान में 3 तरीके के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने रूस की क्रांति 1917 से ली गई है। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारे देश में ली गई है, जो कि प्रस्तावना में वर्णित है। समानता की बात करते हैं तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि इसकी स्थिति और अवसर की समानता की हम बात करते हैं। बंधुत्व की जब बात करेंगे तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को निर्धारित करते हुए हम इन उद्देश्यों का पालन करते हैं। ठीक है, तो विस्तार से जब हम लोग उद्देश्य का पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्कशन आप इसका ले सकते हैं। अब आ जाते हैं संविधान की विशेषताओं के ऊपर। संविधान की विशेषताएं क्या है, तो क्या विशेषता है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सीधी सी बात है, हम पहले भी बता चुके हैं, जब हमने संविधान की प्रकार बताए थे तब भी बताए थे कि संविधान हमारा जो है वो लिखित संविधान है। बड़ा संविधान क्यों है, तो बड़ा संविधान इसलिए कि हमने 250 से लेके 250 से ज्यादा प्रावधान हमने सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से अपने संविधान में डाले हैं या ग्रहित किए हैं। दूसरी चीज ये है कि संविधान जो हमारा भारत है वो भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण देश है। कई पहाड़ी राज्य हैं, कई पूर्वोत्तर राज्य हैं, कई आपके तटीय राज्य हैं, उन सबको मिलाकर हमने एक ही संविधान में सबके लिए लॉज बनाए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत कई सारे राज्य भी आते हैं जिनको मिलाकर, यानी कि संघ और राज्यों को मिलाकर हमने संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए हैं। तो भारत का संविधान इसलिए लंबा है क्योंकि इसके अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखा गया है, राज्यों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका का जो संविधान है उसके अंतर्गत राज्यों का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। हमने वो नहीं किया है क्योंकि हम भारत को एक राज्य मानते हैं, भारत को एक संघ मानते हैं। इसीलिए भारत में सभी राज्य और केंद्र को मिलाकर प्रावधान जो है संविधान के अंतर्गत रखे गए हैं।
इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। जी हाँ, हमने संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान जो है वो हमारे 1935 के संविधान से 1935 के अधिनियम से उठाए हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमने यूएसए से मूल अधिकार लिए हैं, राज्य ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया है, डीपीएसपी हमने आयरिश संविधान से लिए हैं, मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हमने और देशों से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने अपने संविधान के अंतर्गत डाली है अपनी परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, कठोरता और लचीला का मिश्रण है, ये मैं आपको इसी क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के हिसाब से कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान है। संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। संघात्मक, जब आप हमारे आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, भारत एक संघ है, संघ इन द सेंस यूनियन, हम सबको एक तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन संघात्मक के ऊपर भी अगर हम एकात्मक की बात करते हैं तो एकात्मक विशेषताएं भी है। एकात्मक विशेषता जिसमें संघ को मजबूत किया गया है, जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति को करना। ठीक है, तो इस तरीके से संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण भी भारत के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत दिखाई देता है। सरकार का संसदीय स्वरूप है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में ब्रिटिशर्स का 200 सालों तक शासन रहा है, उन्होंने अपने हिसाब से चीजें जो है वो भारत के ऊपर लादी थी। हम जब संविधान सभा के सामने ये विचार आया था कि उसे संसदीय व्यवस्था को अपनाना है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाना है यूएसए के अनुसार, तो भारत के संविधान सभा निर्माताओं के द्वारा यही सोचा गया था कि यदि हम एक नई चीज को भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे समझने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसीलिए जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा ये चला आ रहा था संसदीय व्यवस्था, उससे हम परिचित थे, हम हैबिचुअल थे, हम उसको अच्छे से निभा सकते थे, इसीलिए संसदीय रूप को हमने अपनाया है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संप्रभु होना और न्याय की सर्वोच्चता होना। हम कानून को मानेंगे, हम न्याय को मानेंगे और किसी चीज को नहीं मानेंगे। कानून का शासन, ठीक है, इसके अलावा एकीकृत और न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका की हमने रचना की है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ठीक है, तो हमारी एकीकृत न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया है, मौलिक कर्तव्य को लिया है, भारतीय पंथ निरपेक्षता को हमने ग्रहित किया है। पंथ निरपेक्षता यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत का कोई भी पंथ नहीं होगा। कई जगह आप इसको धर्म निरपेक्षता भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में आप देखते हैं तो धर्म निरपेक्षता को, हम धर्म को जो मानते हैं वो कर्तव्य से मानते हैं, तो भारत कभी भी कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ से निरपेक्ष हो सकता है। ठीक है, तो भारत के देश का, भारतीय राज्य का कोई भी पंथ नहीं होगा। भारत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक ही जैसा ट्रीट करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव धर्म के आधार पर या पंथ के आधार पर नहीं होगा, याद रखेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हमने प्रावधान रखा है। एकल नागरिकता दी है, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से यूएसए में है देश की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या हम बिहार के नागरिक हैं या हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ। आपातकालीन प्रावधान है, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि देश को चलाने में प्रॉब्लम होती है, हम देश को ढंग से नहीं चला पाते हैं, कुछ विपदाएं आ जाती हैं, कुछ युद्ध बढ़ चढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें देश को एक तरीके से चलाने के लिए आपातकालीन प्रावधान हमने अपने संविधान के अंतर्गत लाए हैं। त्रिस्तरीय सरकार है, संघ सरकार, राज्य सरकार और आपकी पंचायत और नगर पालिका के द्वारा स्थानीय सरकार, यानी कि तीन स्तरीय सरकारों को हमने इसमें शामिल किया है। इसके बाद आती है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जैसे कि आप जानते हैं डीपीएसपी में इसका प्रावधान है, मौलिक अधिकारों में प्रावधान है, तो इस तरीके से हमने सहकारी समितियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। तो ये थी हमारी विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया है। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तैयारी परीक्षा के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी मटेरियल लेके आ रही हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आज की ये क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। सारे टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसकी पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा, जो कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस जो पेपर मैंने आपके लिए सॉल्व कराए हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।